Welcome once again, dear friends. Once again, I am going to present a very important question which was asked in board examination in many years. Past many years, this question was asked, and this question can be asked in different ways, just to confuse the students. If the same question is asked directly, you can answer it or at least attempt. But when it is twisted, and CBSE always does the same thing, that questions are easy but they twist the questions to make it difficult and to check the understanding or application level of the students. तो हम देखेंगे आज ये क्वेश्चन कौन कौन से किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं ये क्वेश्चन जरूर इम्पोर्टेंट बताते हैं। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यूज डायग्राम। ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच एक तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एडी और एएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। डायग्राम का प्रयोग करने की बात भी बताई गई है, और डायग्राम का प्रयोग इस क्वेश्चन में प्रायः नहीं भी पूछा जाएगा तो भी करना ही चाहिए। और व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस टू ब्रिंग एन इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम इफ प्लान्ड सेविंग आर ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड प्लान्ड सेविंग आर लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया। व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस टू ब्रिंग एन इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इकोनॉमी में किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता होगी अगर एस जो है सेविंग ज़्यादा है आई से, इन्वेस्टमेंट से, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ये, और सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से। अब यही क्वेश्चन को देखिए फिर अलग तरीके से पूछा गया। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यूज डायग्राम। ऑल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट्स इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। कुछ हिस्सा है इसका और कुछ हिस्सा मिला के एक नया क्वेश्चन, बात वही है। और डिफाइन इफेक्टिव डिमांड, डिस्कस हाउ इफेक्टिव डिमांड कैन बी रिस्टोर्ड इफ एक्स एंटे सेविंग इज लेस देन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इफेक्टिव डिमांड हम जानते हैं जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है, तो और उसी पॉइंट पर अगर नीचे देखें तो एस और आई बराबर होता है। उसी क्वेश्चन को पूछा गया, डिस्कस हाउ इफेक्टिव डिमांड कैन बी रिस्टोर्ड अगर एक्स आंटे सेविंग इज लेस देन, अगर से एस प्लान्ड सेविंग कम है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से, तो किस प्रकार हम इफेक्टिव डिमांड को प्राप्त करेंगे। मतलब हमको सेविंग को एस आई के बराबर करना होगा। तो इक्विलिब्रियम की प्राप्ति की बात यहाँ भी की जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाएगा और इसमें आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने चारों जिन जिन तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट ईयर्स में, इसको लाया है सो दैट यू शुड नॉट कंफ्यूज। लेट अस स्टार्ट। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड which becomes effective because it is equal to aggregate supply, AD और AS। तो इफेक्टिव डिमांड के लिए जो मैंने पहले चर्चा किया कि AD और AS का बराबर होना, मतलब इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना है। द लेवल ऑफ AD रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। बिल्कुल क्लियर कि द लेवल ऑफ AD रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। मतलब इफेक्टिव डिमांड वह पॉइंट है जहां AD और AS तो बराबर होते ही हैं, लेकिन AD कितना AD हो जिससे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाए, और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम AD जहाँ और AS के बराबर होगा। ठीक है, तो एट दिस लेवल एक्स आंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। तो प्लान्ड सेविंग इक्वल होगा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर
उस एम्प्लॉयमेंट को, जो इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम लेवल पर ला दे और एडी वहाँ पर एएस के बराबर हो जाए तो वो इफेक्टिव डिमांड हो जाएगा और वो एक्स आंटे सेविंग एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, मतलब प्लांट सेविंग प्लास इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, तो इसको ऊपर कर लें और थोड़ा सा मुझे लगता है वीडियो में शुरू से नहीं आया होगा, तो एक बार फिर रीड कर लेते हैं। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड which becomes effective because it is equal to aggregate supply, AD is equal to S. The level of AD required to achieve full employment equilibrium is called effective demand. ठीक है, उस AD को हम इफेक्टिव डिमांड कहेंगे जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव करने में सहायक हो। जो एट दिस लेवल एक्स एंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। According to this approach, the equilibrium level of income output employment is determined at the point where planned or ex ante saving are equal to planned or ex ante investment. अब देखो AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हम चार हम पढ़ते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी है, तो हम AD इज इक्वल टू सी प्लस आई लेते हैं और AS इज इक्वल टू सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई यही हमारा जो आउटपुट है वही इनकम है, वही एम्प्लॉयमेंट है। तो हम यहाँ AS जो आउटपुट है वो हमारा इनकम C प्लस एस के बराबर है, इक्वलिटी को शो करता है। AS इक्वल टू C प्लस एस इनकम और आउटपुट के इक्वलिटी को शो करता है। अब देयरफॉर AD इक्वल टू S, ठीक है, जितना हमारा वही एक्सपेंडिचर है जो हमारी इनकम होगी, तो या जितना आउटपुट होगा, तो AD इक्वल टू AS, तो C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस और S इक्वल टू I। ये इसी अप्रोच से निकल कर आता है, AD और AS अप्रोच से ही निकल कर ये आता है। ये कट गया तो ये I इक्वल टू S बचा है, S इक्वल टू I। अब इधर ऊपर हमने AD और AS अप्रोच दिखा दिया है। ठीक है, ये हमारा AD और AS अप्रोच दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर AD और AS, यहाँ AS की कर्व है जो 45 डिग्री के पॉइंट से होती है, हाँ गुजरती है, और यहाँ AD यहाँ से गुजरता है। देखिए ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से AD यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो AD इक्वल टू सी प्लस आई और AS इक्वल टू सी प्लस एस। अब ये देखिए ध्यान से, तो इस जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले AD इज ग्रेटर देन AS और इसके बाद AD इज लेस देन AS या AS इज ग्रेटर देन AD, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है। अब देखिए इसकी व्याख्या यहाँ पर हम करेंगे। ये AD और AS को वाई एक्सिस पर लिया जाता है और आउटपुट इनकम और एम्प्लॉयमेंट को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। ऑब्जर्वेशन पार्ट बी ऑफ द डायग्राम, ये देखिए पार्ट बी है, इसी से हमने डिराइव किया। देखिए यहाँ AD और AS बराबर होता है, तो यहाँ पर S और I यहाँ पर हमने बराबर दिया। ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये सेविंग कर्व है, नेगेटिव से स्टार्ट होती है सेविंग कर्व। ठीक है, ये सेविंग कर्व, ये ओरिजिन है उससे नीचे से स्टार्ट होती है, जितना ये इधर है उतना यहाँ से ये सी कर्व यहाँ से होगा। ओके, अगर हमको ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखाना होता तो ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो हमने एस कर्व को यहाँ दिखाया जो कि ओरिजिन से नीचे से स्टार्ट होता है, नेगेटिव से साइड से स्टार्ट होता है। ये आई है हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जहाँ ये AD और AS बराबर दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर उसके ठीक नीचे यहाँ पर ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इससे पहले S जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से कम है, और इसके इधर ये इस पॉइंट के राइट S जो है सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ये सेविंग कर्व देखिए यहाँ इतना ज़्यादा हो गया, ये इन्वेस्टमेंट कर्व ये कम है, तो यहाँ इतना सेविंग है एंड दिस मच इज इन्वेस्टमेंट। तो ये समझने की बात है। तो ये दोनों डायग्राम की इक्वलिटी को मैं यहाँ समझाया गया है। पार्ट बी ऑफ द डायग्राम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम पार्ट ए, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम AD एंड AS कर्व। इसी कर्व से ये निकाला गया है। AD इक्वल टू S, AD इक्वल टू S एट इक्विलिब्रियम, और C प्लस आई इक्वल टू C प्लस एस और S इक्वल टू I एट इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर उसके ठीक नीचे ये इक्विलिब्रियम। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, द सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। सेविंग कर्व जो स्लोप्स अपवर्ड, अगर ऐसे होता तो डाउनवर्ड होता, ऐसे है तो अपवर्ड। द सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स इम्प्लाइंग पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है हमारी सेविंग बढ़ती जाती है, ये
इंडिकेट करता है कि सेविंग और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। इन्वेस्टमेंट क्या ऑटोनोमस, ये सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि इस समय इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट का मोटिव होता है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी उस समय इकोनॉमी में, इसलिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो गया था। तो गवर्नमेंट को ही इस इकोनॉमी के रिसेशन को दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट के ऊपर, एंड दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग विद द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस विच रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। ये इसको इनकम से कोई मतलब नहीं, इनकम मोटिव नहीं है। गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट केयर अबाउट द बेनिफिट और प्रॉफिट, इट हैज अ वेलफेयर मोटिव। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इज ₹300 करोड़, जैसा कि उस डायग्राम में दिया हुआ था, एट पॉइंट E1। देखिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जो इनकम है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, देखिए 300 है, ये इक्विलिब्रियम लेवल है इसके नीचे, ये 300। फिर देखिए इसको S&I से भी क्या है 300 करोड़, ओके, जिसको यहाँ दिखाया गया है। प्लांट सेविंग इज इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट दैट इज 100 करोड़। तो यहाँ पर क्या है, प्लांट सेविंग प्लांट इन्वेस्टमेंट के बराबर है, और जो कि 100 करोड़ पर है, क्योंकि S और I जहाँ पर बराबर होते हैं, जैसे ये नीचे जहाँ पर दिखाया गया है उसको देख लीजिएगा डायग्राम में, इसको उसी में डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। देखिए S इज इक्वल टू I, प्लांट सेविंग इज इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट, यहाँ 100 करोड़, देखिए 100 है, तो ये S और I को जो दिखाया गया है प्लांट सेविंग और प्लांट इन्वेस्टमेंट, यहाँ 100 के बराबर है, ये देखिए 100 है ना, इसको दिखाया गया है। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू OM लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, तो OM लेवल पर जहाँ 300 करोड़ था, यहाँ इधर हमने 300 लिखा था, ठीक है, यहाँ ये हमारा I 100 था, और S की कर्व ऐसे निकलती है, तो ये OM लेवल पर ये I है, ये 300 OM, यहाँ OM लिखा हुआ था, ठीक है, OM ये सेविंग है, तो इसकी बात हो रही है, ओके। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू OM लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और कभी कभी सेपरेट क्वेश्चन ही एक पूरा एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो ऐसे करके एक केवल इतना ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसलिए अगर ये पूरा क्वेश्चन अगर तैयार है तो आप जहाँ से भी पूछेगा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, इफ I इज ग्रेटर देन S when economy is planning to produce at OM 1 level, ठीक है। अब इसे देखिए, if I is greater than S, इसका मतलब क्या होता है, it refers to excess of AD in relation to aggregate supply। मतलब जब I ज़्यादा है S से, इसका मतलब क्या हुआ कि it refers to excess of AD in relation to aggregate supply। इसको हम जो डायग्राम्स देखेंगे, अब देखिए, अब ये क्या बता रहा है कि it refers to what, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ AD इन रिलेशन टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर हमारा I ज़्यादा है S से, तो I ज़्यादा किधर है, ये देखिए I है, ये I कर्व है और ये S कर्व है, तो ये मतलब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेफ्ट अगर हम देखते हैं, विचार करते हैं, तो I ज़्यादा है, देखिए यहाँ लिखा भी है I इज़ ग्रेटर देन S, और यहाँ देखिए यहाँ क्या दिखाया था, यहाँ पर देखिए AD इज ग्रेटर देन S, इसी पॉइंट को बताया गया है कि इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन रिलेशन टू एग्रीगेट सप्लाई। इट मीन्स दैट बायर्स दैट इज बायर्स कौन कौन है, कंज्यूमर्स एंड फर्म्स बोथ आर बायर्स। इट मीन्स दैट बायर्स प्लान टू कंज्यूम मोर, मतलब ये बायर AD है ज़्यादा है, इसलिए बायर्स प्लान टू कंज्यूम मोर एंड सेव लेस देन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। तो कि प्रोड्यूसर की प्लानिंग ये है, ठीक है, ये प्लानिंग है। तो यहाँ बायर्स जो है ज़्यादा है AD, मतलब बायर्स का मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर्स और फर्म्स दोनों है इसमें, ठीक है। तो बायर्स ज़्यादा बाई करने के लिए प्लान किए हुए हैं, व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, दैट इज सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड I इज ग्रेटर देन S का मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन S, और इसका मतलब हुआ कि बायर्स मतलब कंज्यूमर्स और फर्म्स दोनों रेडी हैं ज़्यादा
खरीदने के लिए जितना कि ये प्रोडक्शन कर पाते हैं, मतलब इनका प्रोडक्शन कम है, जितना प्लान किए हुए हैं उससे ज़्यादा हमारा डिमांड है, मतलब कंज्यूमर्स एंड फर्म्स आर बाइंग मोर। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? इन दिस सिचुएशन एक्चुअली इन्वेंट्री लेवल स्टॉक ऑफ गुड्स स्टार्ट्स फॉलिंग एंड कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन इन्वेंट्री लेवल स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है, स्टार्ट्स फॉलिंग। स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होगा? स्टार्ट्स फॉलिंग एंड कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और इसका करेक्शन मैकेनिज्म क्या होगा? ठीक है, करेक्शन मैकेनिज्म क्या होगा इसका करेक्शन मैकेनिज्म है टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्रीज एट द डिजायर्ड लेवल, प्रोड्यूसर्स एक्सपैंड प्रोडक्शन। अब ये यहाँ पर लाने के लिए, ठीक है, अब क्या होगा कि इसको ये बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्शन को। टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्रीज एट द डिजायर्ड लेवल, प्रोड्यूसर्स एक्सपैंड प्रोडक्शन। दिस रेजेस द एम्प्लॉयमेंट लेवल, आउटपुट लेवल and in turn income level. These levels keep rising till AD is equal to S और S is equal to I। ये तब तक बढ़ता रहेगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर इसने मेजर किया, ठीक है, तो यहाँ पर तो कम हो गया है, एडी ज़्यादा है, एस कम है, तब ये इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए बढ़ाता रहेगा, तब तक बढ़ाएगा जब तक कि यहाँ इस लेवल पर आउटपुट न हो जाए, मतलब यहाँ न स्थापित हो जाए या यहाँ ना आ जाए, एस इक्वल टू वाई पर ना आ जाए, इसी पॉइंट को कहा जाना है। अब इसका दूसरा है कि पहले तो आपने देखा कि इस साइड की हमने बात किया जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से। अब हम बात कर रहे हैं, हम देखिए हम फोकस यहाँ कर रहे हैं, एस और आई अप्रोच पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इससे समझ रहे हैं केवल। अब हमारा सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, जो कि इस साइड, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के राइट साइड। अब सेविंग ज़्यादा है, व्हेन इकोनॉमी इज प्लानिंग टू प्रोड्यूस एट OM2 लेवल। अब OM2 लेवल पर इकोनॉमी प्लान कर रही है, पहले OM1 लेवल पर प्लानिंग हुआ था, अब OM2 लेवल पर। अगर OM2 लेवल पर प्लानिंग हो रही है तो उसका मतलब क्या है? जब OM2 लेवल पर अगर प्लानिंग होगी तो ध्यान से देखेंगे, अगर इसी पॉइंट को ऊपर देखें तो हमारा क्या है, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। व्हाट बायर्स, मतलब बायर्स का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। व्हाट कंज्यूमर्स एंड फर्म्स आर ट्राइंग टू बाई, उससे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो गया, मतलब क्या, ओवर प्रोडक्शन की केस हो गया। ठीक है, तो इसको ज़्यादा देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? एस इक्वल टू आई का मतलब क्या? इट मीन्स दैट बायर्स, दैट इज कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, आर कंज्यूमिंग लेस। ये कंज्यूम लेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो इतना है लेकिन ये कंज्यूमशन कितना? इतना ही है मात्र। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट बायर्स, दैट इज कंज्यूमर्स एंड फर्म्स आर कंज्यूमिंग लेस एंड सेविंग मोर। अब सेविंग ज़्यादा हो रही है, देखो सेविंग ये है ना, सेविंग ज़्यादा हो रही है और ये कंजम्पशन देखिए कम हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान देने के, दोनों का तालमेल बना के चलना है हमको। इट मीन्स दैट बायर्स एंड फर्म्स आर कंज्यूमिंग लेस एंड सेविंग मोर, दे आर प्लानिंग टू बाई लेस, देख लो। ठीक है, दैट व्हाट सेलर्स आर प्लानिंग, सेलर्स ज़्यादा प्लान किए हुए हैं प्रोडक्शन करने के लिए, टू सेल। एस तो एस ज़्यादा है और एडी कम है, मतलब हमारा सेविंग ज़्यादा हो रहा है और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, स्टॉक ऑफ गुड। देखिए इन्वेंट्रीज हो गया, बच गया ये। ठीक है, तो दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, स्टॉक ऑफ गुड्स विद द प्रोड्यूसर्स। यहाँ पर हमारा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, अनसोल्ड स्टॉक हो गया। ठीक है, अब ये अनसोल्ड स्टॉक, यही समस्या है और यही समस्या केन्स के समय में थी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसर्स आर लेफ्ट विथ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, और इसी की वजह से सारा मैकेनिज्म हमको क्या करना पड़ेगा? जब अनसोल्ड स्टॉक है तो इसको ऐसे समझा, जैसे मैं क्लास में जैसे बताया था आपको कि क्लास हमने क्या बताया था कि जैसे मान लो कि मॉर्निंग में आपकी मदर ने 10 रोटी बनाया और 10 रोटी बनाया, आप 4 ही रोटी खाए, तो क्या होगा? 4 रोटी बना, 6 रोटी अनसोल्ड स्टॉक हो गया, तो उसको क्या होगा? उसको एडजस्ट करना, अगर रात में जब खाना बनेगा तो 6 रोटी काउंट करेंगे मदर और 2 रोटी बनाएंगे, केवल 6 2 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोड्यूसर भी इकोनॉमी में इसी तरह करता है।
तो इसको समझने की जरूरत है। तो अब करेक्शन मेजर क्या होगा? करेक्शन मेजर है टू अवॉइड फर्दर एक्युमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज प्रोड्यूसर्स विल रिड्यूस प्रोडक्शन। देखिए अब यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था, अब उसको रिड्यूस करेगा और तब तक रिडक्शन करता रहेगा जब तक कि एएस और एडी और यहाँ पर एस इजकल टू आई न हो जाए। तो टू अवॉइड फर्दर एक्युमुलेशंस और ऑफ इन्वेंट्रीज प्रोड्यूसर्स विल रिड्यूस प्रोडक्शन, दिस विल रिड्यूस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट था और वो घट के क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा लेवल ऑफ आउटपुट इन टर्न इनकम लेवल। मतलब आउटपुट घटेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, इनकम घटेगा, सब कुछ घटेगा और इक्विलिब्रियम यहाँ आ जाएगा। एंड दीज लेवल्स कीप फॉलिंग टिल ए डी इजकल टू एस, जब तक फॉल होता रहेगा जब तक कि एस इजकल टू ए डी न हो जाए या एस इजकल टू आई न हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया से इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो हमने बोला है इसको आप एक बार देख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी देख लें। तो हमने जो आपसे चर्चा की है ना, वो ये राइटअप यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको एक बार देख लें अगर, क्योंकि नोट्स भी साथ साथ आपको रहेगा ना, तो इसको एक बार देख लें, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये केवल ये अलग से पूछा सकता है कि मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए एस और आई अप्रोच में, तो ये दोनों पॉइंट लिख देंगे और डायग्राम बना देंगे, दैट्स सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। तो होप आई यू विल लाइक दिस, थैंक यू।